पढ़ने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड हैं, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम डिसऑर्डर्स का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं किस वजह से होते हैं? सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, यानी जब एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए उसकी वजह से क्या होता है, आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। जबकि जो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी है ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू वेरिएशन इन द नंबर और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा या फिर उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, इसका एक पॉइंट और है कि इनको आप पेडिग्री एनालिसिस से स्टडी कर सकते हो। पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है ना हमारे एनसीईआरटी के अंदर, तो उसकी मदद से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे जो फ्यूचर हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर वो डिजीजेस जाने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो अभी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे और आज हम करेंगे ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से 22 जो पेयर्स होते हैं वो तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के होते हैं, एंड जो 23rd वाला होता है यानी XX एंड XY वाला, फीमेल है तो XX होगा, मेल है तो XY होगा, वो होता है आपका 6 क्रोमोसोम। खैर, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उनके अंदर क्या म्यूटेशन आएगी जिनसे ये डिसऑर्डर्स होंगे। तो सबसे पहला है आपका एल्कैप्टोन्यूरिया। कौन सा डिसऑर्डर है, एल्कैप्टोन्यूरिया। तो एल्कैप्टोन्यूरिया नाम में भी आ रहा है आखिरी में यूरिया। ठीक है, सो एल्कैप्टोन्यूरिया जो होता है इसके अंदर जो इंसान को एल्कैप्टोन्यूरिया नाम की प्रॉब्लम होगी उसको ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिसको यूरिन होता है वो ब्लैकिश से कलर का थोड़ा आएगा। सो इस डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या दे दिया गया, ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर नाम दे दिया गया। अब होता क्यों है, इसमें से जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सबके सब रिसेसिव क्रोमोसोम की वजह से होंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। ओके, तो सबसे पहला है जो आपका ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर, ये क्रोमोसोम नंबर 3 यानी जो हमारी बॉडी के अंदर 3rd नंबर वाला क्रोमोसोम होगा उसके रिसेसिव हो जाने की वजह से ये डिसऑर्डर अराइज होता है। अब होगा क्या इस डिसऑर्डर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक एल्कैप्टोन नाम का एक कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, किसकी, एल्कैप्टोन। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है यानी हम खाना खाते हैं तो फिनाइल एनालिन नाम का एक कंपाउंड हमारे नॉर्मल जो रूटीन फूड होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर गया, फिनाइल एनालिन। तो जब फिनाइल एनालिन का मेटाबॉलिज्म होता है, अगर नॉर्मल इंसान होगा तो ये फिनाइल एनालिन आगे जाकर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट। पर अब कौन कराता है, जो ये आपका फिनाइल एनालिन मेटाबॉलिज्म है, जो फिनाइल एनालिन नाम का कंपाउंड था, इससे बॉडी में जाके आगे एल्कैप्टोन नाम का एक कंपाउंड बनता है और इसका मेटाबॉलिज्म कराता है एल्कैप्टोन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम। पीछे एज लगा है मतलब एंजाइम है। ठीक है, ये ना भी याद रहे तो हमें मेन क्या याद रखना है, जो ये फिनाइल एनालिन है ना, इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से एल्कैप्टोन्यूरिया नाम का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो जो एल्कैप्टोन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है ये बॉडी में फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से जो ये एल्कैप्टोन था फिनाइल एनालिन के मेटाबॉलिज्म से बना था, ये बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब डिपॉजिट कहां कहां पर होगा, आपकी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स के अंदर, और जिस ऑर्गन के अंदर ये एल्कैप्टोन नाम का एंजाइम जाकर डिपॉजिट होगा वो कैसा पड़ जाएगा, ग्रे ब्लैक कलर का वो होने लग जाता है, ऑर्गन ग्रे ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके अंदर भी ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है इस एल्कैप्टोन के डिपॉजिट होने की वजह से। अब ब्लॉकेज आएगी तो वो बॉडी पार्ट ग्रे ब्लैक तो हो गया है, और साथ साथ में एक ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाती है जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर होती है, अर्थराइटिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, डेफिनेटली जॉइंट पेन वगैरह रहेगा। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एल्कैप्टोन्यूरिया नाम के डिसऑर्डर की वजह से होता है, जो कि जो 3rd नंबर वाला क्रोमोसोम है हमारी बॉडी के अंदर, जब वो रिसेसिव हो जाता है तो एल्कैप्टोन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता और ये डिसऑर्डर आपका अराइज हो जाता है। ठीक है, आगे चले। ओके,
सो नेक्स्ट हमारा जो डिसऑर्डर है, हाँ, अब कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को एल्केप्टोनूरिया है? सपोज आपको इनिशियल स्टेजेस के अंदर पता लगाना है, तो जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है, जब वो यूरिन पास आउट करेगा तो उस यूरिन को हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो या तो उसके अंदर ये एल्केप्टोन नाम का कंपाउंड मिलेगा या फिर फिनाइल एनिलीन नाम का कंपाउंड मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस इंसान को एल्केप्टोनूरिया नाम की प्रॉब्लम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। सो फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसको PKU भी बोला जाता है जर्नल फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म में मतलब कि। ओके, सो जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है, ये क्रोमोसोम नंबर जो 12 है आपका, उसके रिसेसिव होने की वजह से होता है। सो फिनाइलकीटोन्यूरिया किसकी वजह से होगा? क्रोमोसोम नंबर 12 के किसकी वजह से? रिसेसिव होने की वजह से। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आपकी जब प्राइमरी क्लासेस कब खत्म होती है? जब आप 5th में आ जाते हो। 5th अप्रोक्स एज कितनी होगी आपकी? 12 तो नहीं होगी, 10-12 के करीब होगी, तो वैसे हम याद रख सकते हैं। सो फिनाइलकीटोन्यूरिया किसकी वजह से होता है? क्रोमोसोम नंबर 12 के डिसऑर्डर, रिसेसिव हो जाने की वजह से। ओके, नाम में क्या है? फिनाइलकीटोन्यूरिया। ऊपर में क्या था? एल्केप्टोन्यूरिया। तो एल्केप्टोन नाम का कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही थी। ओके, सो फिनाइलकीटोन्यूरिया के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होगा? फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज। फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज, ठीक है, फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फिनाइल एनिलीन नाम के मेटाबॉलिज्म, जो फिनाइल एनिलीन नाम का कंपाउंड था, इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से डिसऑर्डर हो रहा था। पर यहाँ पर क्या है? फिनाइल हाइड्रोलेज नाम का एक एंजाइम है, वो तो क्या था? एक कंपाउंड था जो हमारे फूड के अंदर होता है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा था। इसमें क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक अलग से, ये वाला नहीं, अलग से एक एंजाइम होता है फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज, जो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर टायरोसिन नाम के एक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन को कराता है। ओके, क्या होता है? जो ये फिनाइल एनिलीन हाइड्रोलेज है, ये हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करने में मदद करता है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, हमें पता है। अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो कौन इनिशियल प्रोडक्ट कौन था इस टायरोसिन का? फिनाइल एनिलीन था ना। ठीक है, फिनाइल एनिलीन, वो एनिलीन था, वो अलग था आपका। ठीक है, तो जो आपका फिनाइल एनिलीन है, ये अगेन बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कहां पर डिपॉजिट होगा? वो पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता था, पर जो आपका फिनाइल एनिलीन नाम का जो ये कंपाउंड है, ये बेसिकली क्या होता है? जो आपका ब्रेन होता है और जो नर्व्स होती हैं, वहां पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ब्रेन एंड नर्व्स के अंदर। ठीक है, डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? मेंटल रिटार्डनेस आएगी। क्या आएगी? मेंटल रिटार्डनेस आएगी। किसकी वजह से? इस फिनाइल एनिलीन नाम के कंपाउंड के बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से मेंटल रिटार्डनेस आती है। सो फिनाइलकीटोन्यूरिया क्रोमोसोम नंबर 12 के रिसेसिव होने की वजह से होता है। मेन होगा क्या कि इससे फिनाइल एनिलीन नाम का जो कंपाउंड है वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा और मेंटल रिटार्डनेस को कॉज करेगा। जबकि जो ऊपर एल्केप्टोन्यूरिया था, ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर है, और ये क्या करता है? अर्थराइटिस जैसी कंडीशन को क्रिएट करता है और बॉडी ऑर्गन्स ब्लैक या ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये भी एक काफी ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर है। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है क्रोमोसोम नंबर 7 के रिसेसिव होने की वजह से। क्रोमोसोम नंबर 7 के रिसेसिव होने की वजह से, और जो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसमें भी कोई ना कोई एंजाइम के अंदर दिक्कत आई होगी, क्योंकि जितने भी ये डिसऑर्डर हैं, सबके सब मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। कोई ना कोई या तो एंजाइम नहीं बनेगा, या बॉडी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पर जो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का डिसऑर्डर है, इसमें फाइब्रोसिस सिस्ट होती हैं, कुछ सिस्ट होती हैं जो पैनक्रियाज के अंदर देखी गई हैं, जिन लोगों के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। और ये सिस्ट कहा जाता है कि क्यों बनती हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, उसके ना हो पाने की वजह से ये फाइब्रोसिस सिस्ट क्या होती है? फॉर्म होती है पैनक्रियाज के अंदर। लंग्स वगैरह को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है ये वाली जो डिसऑर्डर है। सो फाइब्रोसिस सिस्ट रिपोर्ट होगी पैनक्रियाज के अंदर ड्यू टू फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में है टे-सैक्स डिसऑर्डर। क्या नाम है? TSD या फिर टे-सैक्स डिसऑर्डर। क्रोमोसोम नंबर 15 के रिसेसिव
रिसेसिव हो जाने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। कौन सा? आपका टे-सेक्स डिसऑर्डर, क्रोमोसोम नंबर 15 के क्या होने की वजह से, रिसेसिव होने की वजह से। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर क्या होगा, आपका कुछ फैटी सब्सटेंस है जो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है नर्व्स के अंदर। और इस डिसऑर्डर की खासियत ये है कि ये लगभग छोटे बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर होता है, और जिस बच्चे को ये डिसऑर्डर होगा उसकी लाइफ 5 से 7 साल से ज्यादा नहीं होती है। ओनली 5 to 7 ईयर्स का ही उसका लाइफ टाइम रहता है, क्योंकि जो ये टे-सेक्स डिसऑर्डर है ये क्या करता है, उस बच्चे की ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को परमानेंटली डैमेज कर देता है। और क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि कुछ फैटी सब्सटेंस उसके नर्व्स के अंदर डिपॉजिट हो गए थे, और जिस बच्चे के अंदर डिसऑर्डर होगा वो 5 से 7 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन। फिर आपका माइटोनिक डायस्ट्रोफी। क्या है? माइटोनिक डायस्ट्रोफी। बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। क्यों क्वेश्चन आता है? बाकी सब रिसेसिव डिसऑर्डर थे, पर जो माइट्रॉनिक डायस्ट्रोफी है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो क्रोमोसोम नंबर, कौन सा है आपका, 19, क्रोमोसोम नंबर 19 के डोमिनेंट होने की वजह से होता है। बाकी सब रिसेसिव की वजह से थे, पर माइटोनिक डायस्ट्रोफी किसकी वजह से होगा? डोमिनेंट होने की वजह से। बड़े हो जाते हैं ना 19 ईयर्स की एज में, सो 19 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर डोमिनेंट होने की वजह से, मतलब क्रोमोसोम क्या हो जाएगा आपका, डोमिनेंट, और ये वाला डिसऑर्डर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एल्जाइमर। एल्जाइमर मोस्टली सबने सुना होगा, जब एज बड़ी हो जाती है तो एल्जाइमर की कंडीशन आती है। एल्जाइमर बड़ी में तो नहीं, छोटे में भी कई बार हो जाता है कि भूलने लग जाते हैं हम, ठीक है, बोलते हैं ना जिसको भूलने की बीमारी होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है? एल्जाइमर की वजह से। अब एल्जाइमर किसी एक क्रोमोसोम के डिफेक्ट डोमिनेंट या रिसेसिव होने की वजह से नहीं होता। यहाँ पर 4-5 कुछ क्रोमोसोम्स है, उनके ऊपर कुछ डिफेक्टिव जीन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एल्जाइमर नाम का डिसऑर्डर होता है, यानी मेमोरी लॉस। ठीक है, गजनी से याद कर सकते हो, जो गजनी मूवी थी उसमें आमिर खान भूल जाता था बार बार में। सो क्रोमोसोम नंबर 1, 14, 19 एंड 21 जो ये क्रोमोसोम है, इनके ऊपर कुछ डिफेक्टिव जीन्स आ जाने की वजह से एल्जाइमर डिसऑर्डर होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया। एनसीईआरटी के अंदर है, बहुत बार पूछा गया है, वेलाइन ग्लूटामिक एसिड वाला है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे। बट अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सिकल सेल अनीमिया है, क्रोमोसोम नंबर 11 के रिसेसिव होने की वजह से होता है। सिकल सेल अनीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 के रिसेसिव होने की वजह से, यहीं पर हम ये पढ़ने वाले हैं। वैसे क्या होता है, वेलाइन की पोजीशन को ग्लूटामिक एसिड ले लेता है, वो वाला है आपका। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे। ओके।